नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी देश के लिए पनौती हैं, यह बात लगातार साबित हो रही है और यह भी साबित हो रहा है कि वह एक बीमार संगठन के, बीमार लीडर्स के, बीमार विचारधारा के व्यक्ति हैं और इस कारण से वो देश को भी बीमार कर रहे हैं, देश को भी बर्बाद कर रहे हैं। जी हां, यही सत्य है और इस सत्य की बात मैं यहीं से शुरू करता हूं कि चंद दिनों पहले उनसे सिने स्टार सैफ अली खान मिले थे और वो मिले थे तब नरेंद्र मोदी ने उनका हाल, उनके बेटे का, तैमूर का हाल पूछा था। आज यह स्थिति है कि तैमूर बिलख रहा है क्योंकि उसके पापा यानी सैफ अली खान के ऊपर उनके घर में ही हमला हो गया है और वो गंभीर रूप से घायल है, 2.5 इंची घाव है और वो दाखिल है। जो उनके घर में घुसा था उसने 1 करोड़ रुपए उनसे मांगे थे, न देने पे मार देने की बात कही थी। बहरहाल बाल बाल वो बच गए। यह स्थिति होती है जो मोदी से मिलता है और इसके तमाम उदाहरण मौजूद हैं कि जो मोदी से मिला, बहुत ज्यादा अपनी प्रियदर्शिता दर्शाया, उसके साथ कुछ न कुछ हो गया। अच्छा सिर्फ अडानी अंबानी जैसे पूंजीपतियों के लिए होता है। बहरहाल तो नरेंद्र मोदी के संगठन के लोग, चूंकि राहुल गांधी यह बता देते हैं कि नरेंद्र मोदी का जो वैचारिक संगठन है, उसके जो प्रमुख हैं वो वास्तव में बीमार है, क्योंकि बीमार नहीं होते तो वो ऐसी बात नहीं करते कि भारत को आजादी इस दिन नहीं मिली, वास्तव में इस दिन मिली। जब इस तरह की वो बातें करते हैं तो निश्चित रूप से इस देश का अपमान करते हैं, इस देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान करते हैं, उन करोड़ों लोगों का अपमान करते हैं जिनके परिवारों ने इस देश के लिए शहादत दी है, जिनके परिवार के लोगों ने इस देश के लिए जेल काटी है और तमाम कष्ट झेले। वो सभी दुखी होते हैं क्योंकि बड़ी मेहनतों से यह देश को आजादी मिली थी, इस देश को संविधान मिला और जब वो उसे कंडम करते हैं तो तकलीफ होती है। राहुल गांधी ने यही एक सच बता दिया और जैसे ही यह सच बताया और बताया कैसे ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का इस्तेमाल करके मोदी सरकार नहीं, एक राजनीतिक पार्टी से लड़ाई नहीं, यह तो असल में इंडियन स्टेट से लड़ाई है। स्टेट उन्होंने कहा था, गलत नहीं कहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखला जाते हैं क्योंकि भक्तों को कुछ और पता होता नहीं। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बताने लगते हैं, अरे इंडियन स्टेट कह के राहुल गांधी ने भारत पर हमला कर दिया। भारत पर क्या हमला कर दिया? इंडियन स्टेट का मतलब समझ लो, भारतीय राज्य व्यवस्था। और जिस राज्य व्यवस्था की उन्होंने बात की वो संविधान के अनुच्छेद 12 में वर्णित है। आपने उसका दुरुपयोग किया है तो उन्होंने सही कहा कि बीजेपी आरएसएस से लड़ाई नहीं है अकेले, पूरी स्टेट से लड़ाई, क्योंकि चुनाव आयोग हो, मीडिया हो, सारी चीजें हो, सब, न्यायपालिका हो, विधायिका हो, कार्यपालिका हो, सब तो जांच एजेंसियों समेत हमला कर रहे हैं, तो उन सब से लड़ना है, बिल्कुल वाजिब बात थी। यही बात महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी ने कही और इसीलिए शायद पवन खेड़ा ने कहा कि एक बीमार व्यक्ति, बीमार संगठन का व्यक्ति इसी तरह की बात करेगा क्योंकि उसका योगदान नहीं है देश की आजादी में। साथियों, अंग्रेजों को हिंदुस्तान छोड़े लगभग 7.5 दशकों से ऊपर हो चुका है, लेकिन एक मुखबिरों का गिरोह, एक गैंग अंग्रेजों ने बनाया था 100 साल पहले। 100 साल इसी साल उनको पूरे हो रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये तब से अब तक सिर्फ और सिर्फ मुखबिरी करता रहा, देश को कमजोर करता रहा, देश को स्वतंत्र करने का जो युद्ध चल रहा था, संघर्ष चल रहा था, उसको कमजोर करता रहा। भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त तो इन्होंने चिट्ठी लिख दी थी
श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अंग्रेजों को कि कैसे इस आंदोलन को कमजोर किया जाए, कैसे इसको सैबोटाज किया जाए, ये इनकी असलियत है। और अब एक बीमार आदमी, पूरी तरह से बीमार आदमी, मोहन भागवत कहता है कि भारत को 1947 में आजादी नहीं मिली। ये शब्द भले मोहन भागवत के होंगे, ये पीड़ा, ये दर्द गुरु गोलवालकर का है। गुरु ये मानते हैं उसको, हम नहीं। गुरु गोलवालकर वो आदमी है जो 1947 तक अंग्रेजों की जी हुजूरी करता रहा, और उसको दर्द इसी बात का था, ये कैसा संविधान आ गया जो दलितों को आरक्षण देता है, जो आदिवासियों के लिए आरक्षण की बात करता है, ये कैसा संविधान है। उसको दर्द इस बात का था, ये तिरंगा कैसे आ गया। और वो दर्द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में आज तक है। इसी सदी की शुरुआत में 26 जनवरी 2001 को राष्ट्र प्रेमी युवा दल के 3 सक्रिय सदस्य नौजवान लोग घुस गए रेशम बाग में, नागपुर में, और फहरा दिया उन्होंने तिरंगा। उनको जेल करवाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने। नागपुर की अदालत में बड़ा लंबा चला यह केस, फिर अदालत से वो बरी हुए। दिलीप चत्तानी, बाबा मेंढे और उनके साथी ये अपने आप को राष्ट्रभक्त कहते हैं। इनकी नफरत जो इनके अंदर भरी हुई है कांग्रेस पार्टी के प्रति, महात्मा गांधी के प्रति, सरदार पटेल के प्रति, पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रति, सुभाष चंद्र बोस के प्रति, वो नफरत बार बार अलग अलग शब्दों से दिखाई देती। आप कांग्रेस से नफरत करिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम लड़ लेंगे आपसे, हम आपको सिखा भी देंगे। लेकिन आपकी ये नफरत जो कांग्रेस के खिलाफ है, ये अब देशद्रोह का रूप ले रही है। बिल्कुल सही कहा पवन खेड़ा। इससे हालात यही नहीं होते। ये लोग इतना बीमार हैं कि इनकी बीमारी का इलाज सामान्य तौर पे है नहीं, इन्हें समझ नहीं आएगा। लेकिन ये देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, और काम सिर्फ पूंजीपतियों के लिए कर रहे हैं। इस समय महाकुंभ चल रहा है, और जब आप महाकुंभ जाएंगे तो महाकुंभ में आम आदमी के लिए कोई सुविधाएं नहीं है, कुछ स्थिति नहीं है। वो अपनी भक्ति में लीन आता है, लेकिन संकट में, परेशानियों में पड़ के किसी तरीके से गंगा स्नान करके, त्रिवेणी स्नान करके जाता है। बड़ी मुश्किल में, बड़ी स्थितियां बद से बदतर हैं। लेकिन दूसरी तरफ पूंजीपतियों के लिए, अरबपतियों के लिए वहां अय्यासी के साधन करे गए। असल में महाकुंभ अरबपतियों का महाकुंभ है, और उनके लिए वो तैयार किया गया है, तो वो सामने दिखाई देता है। इन सब पूंजीपतियों और इन सब के चक्कर में भारत का बेड़ा गर्क कर दिया है नरेंद्र मोदी। हालत यह है कि भारत का व्यापार घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत का जो इंपोर्ट यानी आयात है वो तो लगातार बढ़ रहा है, और जो हम निर्यात करते थे वो घट रहा है, क्योंकि हमारे यहां उत्पादन नहीं है, और उत्पादन न होने से हमारे यहां रोजगार नहीं है। तो रोजगार न होने की वजह यह है, इससे पूंजीपतियों को लाभ दिया जाता है। वो चाइनीज प्रोडक्ट लाते हैं, उस पर अपना लेबल लगाते हैं और आपको बेच देते हैं। यह खेल चल रहा है, और इस खेल में इस देश के युवाओं को के लिए नरेंद्र मोदी पनौती साबित हुए, और उनके जीवन को बीमार कर रहे हैं, और यह बीमारी के लक्षण चल रहे हैं। इसी तरीके से देश की व्यवस्थाओं की जो राहुल गांधी ने बात की, वो भी देख लीजिए कि जब कांग्रेस पार्टी के सुकमा से विधायक वहां पर भ्रष्टाचार के तमाम मुद्दे उठाते हैं, तो उन्हें उस मामले में गिरफ्तार कर लिया जाता है जिस मामले में अफसरों समेत सबको के खिलाफ केस न चलाने की बात कही गई। यानी जब करने वाले ही नहीं है मुल्जिम, तो उस आदमी को आप मुल्जिम बनाए दे रहे हैं जिसका कोई रोल ही नहीं, वो तो नीतिगत मामलों में था। तो यह अपने आप में दिखता है कि क्यों यह भ्रष्टाचार मॉडल है असली। उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया, भ्रष्टाचार करने वालों
के बारे में बताया तो ना अफसरों पे न ठेकेदारों पे कार्रवाई हो रही, कार्रवाई उस विधायक पे हो रही, आदिवासी विधायक पे जिसने सच बोला। और इसी तरीके से मायावती का बसपा का को भी पनौती लग चुकी है और उस पनौती का असर है कि बसपा डूबती जा रही, खत्म होती जा रही, लेकिन उसे वोट कटुआ के रूप में स्थापित करने का काम नरेंद्र मोदी ने कर रखा है। हरियाणा चुनाव लड़ने भेजा था, मध्य प्रदेश भेजा था, छत्तीसगढ़ भेजा था, राजस्थान भेजा था, महाराष्ट्र भेजा था और तमाम जगह भेजते रहते हैं। उसी क्रम में उन्होंने उसे अब दिल्ली में उतार दिया है और दिल्ली की 70 सीटों पे उसे लड़ने को कहा है। वो लड़ करके वोट काटेगी किसके? कांग्रेस पार्टी के, क्योंकि दलित समुदाय को आज यदि किसी पर यकीन है तो राहुल गांधी पर यकीन है, कांग्रेस पर यकीन है, और इसलिए वो वोट काटने के लिए उतारा जा रहा है। तो इसके एवज में उन्हें क्या दिया जाएगा? उनके खिलाफ जो सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला लंबित था सुप्रीम कोर्ट में, उस केस में नरेंद्र मोदी सरकार एफिडेविट दे देती है कि नहीं, कोई कार्रवाई की अब आवश्यकता नहीं, और सुप्रीम कोर्ट उसे स्वीकार कर लेता है और उन्हें क्लीन चिट मिल जाती है। तो अब आप समझिए, यह मोदी मॉडल है, जिन्हें खुद ही भ्रष्ट बताया था एक समय में, आज उन्हीं को ही क्लीन चिट दिलवाने का काम करते हैं। इसी तरीके से आपको याद होगा, एक समय में मुलायम सिंह यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला था, उसमें भी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा नहीं, केस की जरूरत नहीं है, और उसमें वो भी बरी हो गए थे 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले। तो ये खेल होते हैं, इसी तरीके से खेल तमाम जगह चलते हैं। सैफ अली खान पे जब हमला होता है तो सारे चिल्लाते हैं। अब अरविंद केजरीवाल भी चिल्ला रहे हैं, सैफ अली खान पे हमला हो गया, मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल किया जा रहा है, मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, और जब किया जा रहा है टारगेट, चाहे बाबा सिद्दीकी की हत्या हो, चाहे सलमान खान को धमकी हो, चाहे सैफ अली खान पे हमला हो, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन वही जिनसे आप गलबहियां डालते हैं, वही शरद पवार, उनकी बेटी सुप्रिया सूले देवेंद्र फडणवीस की प्रशंसा में महान मुख्यमंत्री बता रही थी। उद्धव ठाकरे उन्हें अब अच्छा मुख्यमंत्री बताने लगे थे, और संजय राउत उनकी प्रशंसा में गुणगान कर रहे थे। लेकिन उन्हीं के समय में ये सब कुछ हुआ, सबके ऊपर अत्याचार हुआ, और वह अत्याचार सामने दिखाई देता है, लेकिन उन्होंने अपने परिवार के लिए लाभ ले लिए। तो जब यह स्थिति हो तो आता है कि आखिर कौन सुरक्षित रह गया है? सबकी तो पनौती लग चुकी है। और जब अरविंद केजरीवाल को यह चिंता आती है मुस्लिम समुदाय की, तब सवाल उठता है कि जब दिल्ली में 2020 में दंगे हो रहे थे तो अपने घर में क्यों बैठे थे अरविंद केजरीवाल? क्यों नहीं एक बार भी न्याय की आवाज उनके मुंह से निकली? क्यों नहीं सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट कर रहे लोगों के पक्ष में एक बार भी बात निकली? क्यों नहीं उनके लिए वो जहांगीरपुरी पहुंच गए और वहां पर जाकर के उन्होंने आवाज बनाई? इसी बात को कांग्रेस पार्टी के सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद ने उठाया। सवाल ये उठता है कि सैफ अली खान, सलमान खान या बाबा सिद्दीकी, मुंबई की हालत ख़राब है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुंबई के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ख़राब है। लेकिन मुंबई की लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर आप बोलने का काम कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली के लिए बोलना नहीं चाहते। और आज आपने सैफ अली खान का नाम लेकर के दिल्ली के अंदर मुसलमान वोटों को साधने की कोशिश की, जब जहांगीरपुरी के अंदर दंगा हो रहा था और खुलेआम गोलियां चल रही थी, और जहांगीरपुरी दंगे के नाम के ऊपर जो दिल्ली के अंदर हो रहा था उसके ऊपर एक लफ्ज नहीं बोलेंगे। तब तो आप मुख्यमंत्री थे। अगर मुख्यमंत्री रहते हुए जाकर के जहांगीरपुरी के अंदर बैठ जाते तो जहांगीरपुरी के अंदर इतना नुकसान ना हुआ होता। आपने घर से बाहर निकालना भी मुनासिब नहीं समझा। बिल्किस बानो मामला, जब उसके कातिलों को
फूल मालाएं फैलाई जा रही थी, तो आपके नेता जवाब देने से भी बचते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि मुसलमान के नाम पर बोलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। सीए एनआरसी में जब बच्चों के ऊपर जामिया के अंदर लाठी चलाई जा रही थी, तो आप एक लफ्ज बोलने को तैयार नहीं थे, जब तो आप संवैधानिक पद पर थे। ये दिल्ली के ही मुसलमान थे जिनके ऊपर लाठी चल रही थी, ये दिल्ली के ही मुसलमान थे जिनके गोली मारी जा रही थी, ये दिल्ली के ही मुसलमान थे जिनके घरों को खाक किया जा रहा था। तो दिल्ली के मुसलमान की चिंता आपको नहीं हुई। निजामुद्दीन मरकज के ऊपर जब ताला लगाने का काम हुआ तो आप मुख्यमंत्री थे, आपको जिम्मेदारी थी ना, आपने नैतिक जिम्मेदारी समझी, क्योंकि उस वक्त यह लग रहा था आपको कि मुसलमान को हाथ लगाएंगे तो जल जाएंगे। आपके विधायक को कुरान पाक की बेअदबी में सजा हो जाती है, आपके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलता है। तो आज मुसलमान के नाम पर आपको इतनी चिंता, और कमाल की चीज है कि चिंता भी हुई तो आम आदमी पार्टी, गरीबों की पार्टी, उसके मुखिया श्री अरविंद केजरीवाल, चिंता हुई तो बंबई में बैठे हुए सैफ अली खान, सलमान खान, बाबा सिद्दीकी, जिनकी अरबों की जायदाद है, लेकिन जहांगीरपुरी की झुग्गी के अंदर बैठे हुए किसी मुसलमान की चिंता करने की समझ, या उनकी चिंता अगर असल चिंता होती तो उस गरीब मुसलमान के लिए होती जो दिल्ली के अंदर पिसा है। क्यों नहीं दिखेंगे? क्योंकि असलियत में उन्हें वोट बैंक चाहिए, वो नहीं चाहिए दलितों के वोट चाहिए। लेकिन जब दलित नेता गौतम, जो उन्हीं की पार्टी के राजेंद्र पाल गौतम मिनिस्टर होते थे, वो जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिज्ञाएं दोहरावाते हैं अपने समाज के लोगों से, तो उन्हें मंत्रिमंडल से निकाल दिया जाता है, पार्टी से वो बाहर हो जाते हैं। अब वो कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी हुई। तो यह अपने आप में दिखाता है। इसी तरीके से आपको याद होगा कि शीला दीक्षित को कैसे बदनाम किया था और क्या क्या शब्द कहे थे अरविंद केजरीवाल ने, लेकिन जब भाजपा का या किसी और का उनके बारे में कोई कमेंट कर देता है तो उस पर किस तरह से चिल्लाते हैं, छाती पीटने लगते हैं। वही संदीप दीक्षित जब नामांकन करने जाते हैं तो उनके साथ में पूरी कांग्रेस खड़ी होती है और वो संदेश देती है कि वास्तव में अरविंद केजरीवाल क्या है और किस तरह की हरकतें करते हैं। सारी बातें अब सामने आ रही हैं। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने बड़ा बेहतरीन ढंग से प्रदर्शन करने का काम किया है और उसके लिए कांग्रेस पार्टी ने जो जो योजनाएं लॉन्च कर दी हैं, अब उनसे सारे घबराने लगे। कांग्रेस पार्टी की सक्रियता से घबरा गए। राहुल गांधी उतरे, एक दिन राहुल गांधी के आने मात्र से पूरी हड़बड़ी हो गई और फिर उसके बाद में कांग्रेस ने लगातार उन मुद्दों को उठाया जिन पर वादा खिलाफी अरविंद केजरीवाल ने भी की और भारतीय जनता पार्टी ने की। आप पूछिए जाके, केजरीवाल जी से पूछिए, भ्रष्टाचार मिटाया क्या? जो पहले हम विकास करते थे, ना केजरीवाल जी कर सकते हैं, ना बीजेपी कर सकती, कांग्रेस पार्टी कर पाएगी। जब केजरीवाल जी आए थे, बहुत बड़ा प्रचार किया, दिल्ली को मैं साफ कर दूंगा, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, पेरिस बना दूंगा। अब देखिए हुआ क्या, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार मिटाया क्या? मिट गया। बाहर चला नहीं जा सकता है, ऐसा पोल्यूशन है, आधे लोग बीमार रहते हैं, कैंसर बढ़ रहा है, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। तो जैसे प्रचार नरेंद्र मोदी जी करते हैं मीडिया का, झूठे वायदे, एक के बाद एक झूठे वायदे, वैसे ही स्ट्रेटेजी केजरीवाल जी की। कोई फर्क नहीं है। जो पहले हम विकास करते थे, जो पूरी दुनिया को मालूम है, जो शीला दीक्षित जी ने काम किया था, कांग्रेस पार्टी कर पाएगी। ना केजरीवाल जी कर सकते हैं, ना बीजेपी कर सकती है। और आपने देख लिया है, दिल्ली की सच्चाई आपके सामने है। तो कांग्रेस पार्टी को आप पूरा समर्थन दीजिए, हमारे कैंडिडेट्स को यहाँ जिताइए और दिल्ली में हमारी सरकार बनवाइए। तो अब कांग्रेस पार्टी जो तेलंगाना में कर रही है, तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री के जरिए वह योजना लॉन्च कर दी कि कैसे हम दिल्ली के लोगों को, महिलाओं को 500 रुपए का गैस सिलेंडर देंगे और गरीबों को वह राशन की किट देंगे।
जिससे कि वो अपना घर चला सके, उन्हें एक मदद मिल सके। निश्चित रूप से एक अच्छी प्रक्रिया है, इस तरह से होना चाहिए, एक मदद मिलनी ही चाहिए। स्वास्थ्य के लिए किया कि 25 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त होगा। जो बेरोजगार युवा है उन्हें 1 साल तक 8500 रुपए यानी 8500 रुपए हर महीना बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, जिससे वो अपने आप को कर सके। और इसके अलावा महिलाओं को मदद के लिए 2500 रुपए महीने मिलेंगे। जो छठ का पर्व मनाया जाता है उसके लिए कुंभ की तरह से एक पूरी व्यवस्था की जाएगी, एक जिला घोषित किया जाएगा और यमुना को उस योग्य बनाया जाएगा। दिल्ली के लोग पूछ रहे हैं कि दिल्ली के लोगों को पानी, बिजली सबकी बात की थी, शिक्षा की बात की थी, किया तो कुछ नहीं अरविंद केजरीवाल ने। और जो पानी अरविंद केजरीवाल सप्लाई हो रहा है खुद पी के दिखा दें तो मानेंगे, इसलिए घबरा रहे हैं। तो आरएसएस से पैदा ये जितने संगठन, जितने लोग हैं वो घबराते हैं इसलिए क्योंकि वह सच कांग्रेस पार्टी सामने ले आती है, वो चेहरा बेनकाब कर रही है। यही राहुल गांधी की कांग्रेस है। इसलिए कांग्रेस आज सबसे विश्वसनीय राजनीतिक दल बन गया है। जय